अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। डोनाल्ड ट्रंप, हमारा इकलौता लाडला शहजादा डोनाल्ड ट्रंप। लाडला क्यों, शहजादा क्यों, वो भी हमारा। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका की 250 साल तारीख में कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट देखने को अमेरिका को नहीं मिला जो ये डोनाल्ड ट्रंप की सूरत में देखने को मिल रहा है। खैर, ये एक आर्गुमेंट के तौर पे कहा जा सकता है कि शायद जॉन एफ कैनेडी भी था, क्योंकि उसके जो बारे में कहा जाता है, यही अभी तक यानी कि थ्योरीज है कि उसको भी अमेरिका की डीप स्टेट ने ही मरवाया था। सिर्फ 2 साल की प्रेसिडेंसी के बाद एक टेक्सास के अंदर वो रैली में जा रहे थे अपनी वाइफ के साथ, और जो टेक्सास के गवर्नर वगैरह थे उनके साथ उनको असैसिनेट कर दिया गया था। एक गोली सीने पे लगी थी, एक सर पे सीधा लगी थी, और इस तरह उनका वो यानी कि सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट होने के बावजूद अमेरिका के सियासी नक्शे से ही हटा दिया गया था। तो उनके बारे में भी एक कहा जा सकता है, लेकिन हमें उस तरीके से उनके बारे में नहीं पता जो हमें अपनी आंखों से देखने को मिल रहा है, जो सुनने को मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप की सूरत में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शहजादा एक डोनाल्ड ट्रंप, वो भी लाडला शहजादा। लेकिन अब ऐसा आखिर क्या कर दिया है ट्रंप ने जो उसकी इतने तारीफों के पुल बांध रहा हूं मैं। तो तारीफ नहीं, कुछ भी आप कहे कि थोड़ा बहुत आपका जो माइंड है मैं ज़रा रिफ्रेश करने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि जो दूसरी दो इंटरनेशनल जो लेवल पे डेवलपमेंट्स हो रही है पैरेलल एक साथ हो रही है दोनों, तो दोनों का मैं जिक्र करूँगा। पहले मैं ये ट्रम्प की करूँ ताकि मूड ज़रा अच्छा हो जाए, दूसरा करूँगा क्योंकि वो ज़रा फिक्र वाली है और वो क्यों है वो मैं फिर आगे जाके उस बारे में बात करेंगे। पहले हम ट्रम्प की बात करते हैं। तो सादा लफ्ज़ों में मैं कहूँ तो ट्रम्प ने उर्दू में या हिंदी में आप कह ले कि उसने जो ये बात की है नेटो को कि भाड़ में जाओ। वो कैसे, वो इस तरीके से साउथ कैरोलिना में अपनी जो इंतखाबी रैली है, क्योंकि इलेक्शन का साल चल रहा है यूएस में, तो अपनी इंतखाबी एक रैली से उन्होंने खिताब करते हुए अपनी आवाम को बताया, अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को बताया कि जब मैं आया तो नेटो का बेड़ा गर्क हुआ हुआ था, और मैंने नेटो को बताया कि आप लोगों को अपने पैसे देने होंगे, अपने बिल पे करने पड़ेंगे, अपना जो बजट है उसको 2% जीडीपी के लाना पड़ेगा डिफेंस के लिए, ताकि आप लोगों की दिफाई ज़रूरियात पूरी हो सके। अमेरिका आपका ठेका नहीं उठा सकता, अमेरिका आपके बिल्स पे नहीं करेगा, आपको अपनी जंगों के बिल्स खुद पे करने पड़ेंगे। वो ये बात करते हैं कि जब मैं आया तो बेड़ा गर्क था, जब मैंने इनको कहा कि पैसे दो तो उसके जवाब में मुझसे नेटो ने कहा अगर बिल फर्ज हम पैसे नहीं देते हैं तो क्या अमेरिका उस सूरत में हमारी मदद नहीं करेगा। अगर हमारे ऊपर कोई हमला हो जाता है, कोई भी बाहर का मुल्क, उनका इशारा रशिया की तरफ ही था क्योंकि रशिया से ही खतरा है नेटो को। उसके जवाब में प्रेसिडेंट ने कहा, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने, उस वक्त के प्रेसिडेंट थे ये, कि मैंने उनको जवाब दिया कि एब्सोल्युटली नॉट, किसी सूरत आप ये सोच भी नहीं सकते कि अमेरिका आपका खर्चा उठाएगा, आपको अपने बिल खुद पे करने पड़ेंगे। फिर वो इसी रैली के से खिताब करते हुए आगे चलते हुए फिर मज़ीद बताते हैं कि एक बड़े मुल्क के सदर ने मुझसे डायरेक्ट कन्वर्सेशन करते हुए जब ये उसकी बात हुई तो मैंने उसे कहा कि आप लोग अपना यानी कि बजट बढ़ाएं, नहीं बढ़ाएंगे तो अमेरिका आपकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो इसके जवाब में उस बड़े मुल्क के प्रेसिडेंट ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि क्या अगर हम यानी कि यूरोप के मुल्क वगैरह अपना जो अखराजात है वो अदा करने से कासिर रहते हैं तो क्या उस सूरत में अमेरिका हमें अकेला छोड़ देगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब में कहा कि बिल्कुल। अब जो एग्जैक्ट टर्म की थी कि टू डू वट एवर द हेल दे वांट, यानी कि रशिया को वो ये कहेंगे कि टू डू वट एवर द हेल दे वांट विद यूरोपियन पावर्स, यानी कि जो नेटो है उसके साथ जो मर्जी करो। जिसका सादा लफ्ज़ में कहा जो उसने कहा कि मेरी तरफ से फिर बाहर में जाओ अगर पैसे नहीं देते हो। तो उसके बाद से दोबारा से एक नई आग लगी हुई है नेटो मेंबर्स को। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जो उनके प्रेसिडेंट वगैरह है वो भी इस बारे में बात कर रहे हैं, जो वेस्ट का पूरा मीडिया है वो अलग से बात कर रहा है। जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि मैंने कहा कि साल है इलेक्शन का, तो इलेक्शन रैली से ये खिताब हो रहा है जिसमें हर कोई अपनी बारे में बता रहा है बढ़ा चढ़ा के। जो ये ट्रंप है उसका तो है ही है कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, इसलिए वो बता रहा है कि मेरा ये एक स्टांस है कि कोई भी अमेरिका किसी दूसरों को पैसे नहीं देगा। उसका बताने का ये मकसद है कि आपके टैक्स पेयर्स के पैसे मैं दूसरे मुल्कों में इस तरह फजूल में नहीं फेंकूंगा अगर वो अपना खुद बजट नहीं बढ़ाते, खुद अपना जो बिल है वो अफोर्ड नहीं करते हैं। और उन्होंने कहा भी कि उनको मेरे जवाब सुन
उनकी यकीन नहीं आया था जब नेटो मेंबर्स को मैंने कहा कि अगर पैसे नहीं दोगे तो मैं आप लोगों का दिफा नहीं करूँगा। और जो वेस्ट है वो इस वक्त कह रहा है जी कि रशिया को इंसाइड किया जा रहा है कि यूरोप के साथ या नेटो के ऊपर और हमला किया जाए, क्योंकि यूक्रेन के ऊपर वो पहले ही कर चुका है जो यूरोप के अंदर हमला है। खैर, जो बाइडन ने जो अपने सपोर्टर्स के साथ खिताब करते हुए जो उनकी रैली है, तो उन्होंने इस बारे में ये कमेंट्स किए कि जो ये ट्रम्प है ये बेसिकली शो कर रहा है कि आखिर ये अगर आ जाता है, सदर बन जाता है, तो ये अपने एलाइज को किस तरह छोड़ देगा मुश्किल वक्त में, और किस तरह से ये एक यानी कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं स्पेशली पोलैंड के लिए और बाल्टिक रियासतों के लिए। अब पोलैंड और बाल्टिक रियासतों का क्यों मेंशन जो जो बाइडन ने किया है अपनी रैली में, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो मैंने पूरा व्लॉग इसके ऊपर एक बनाया हुआ है कि ये मसला क्या है बाल्टिक रियासतों का या पोलैंड वगैरह का, तो वो आप देखना चाहिए, आप देख सकते हैं। लेकिन इधर मैं सिर्फ इतने ही पे रह रहा हूँ कि जो जो बाइडन ने इसके जवाब में ये कहा। फिर बारी आती है जो है नेटो के जो सदर हैं, उन्होंने इस बारे में कहा कि इस तरह का बयान देना कि अपने इत्तेहादियों को मुश्किल वक्त में साथ न देना, ये तो जो नेटो की ट्रीटी है, ये चार्टर है, उसी के अगेंस्ट है एक चीज़ है, क्योंकि वो तो बने ही जो नेटो है इस बुनियाद पे थी कि एक मुल्क पे हमला होगा सारे उसके दिफा के लिए दौड़ेंगे, तो ये इस चार्टर के ही अगेंस्ट है, तो ये काफ़ी कंसर्न रेज करता है। तो ये तनकीद करते हुए उन्होंने कहा, अपने कंसर्न शो किए कि इसका मतलब ये कि रशिया को ग्रीन लाइट दी जा रही है कि वो यूक्रेन की तरह जो बाल्टिक रियासतें हैं उनके ऊपर भी हमला कर दे। तो डोनाल्ड ट्रम्प फिर जो नहीं है कह ले कि आया हुआ खबरों की जिंदा बनना है, और मैंने आपको डीप स्टेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने वो कहते हैं जो मेरे ऊपर मुकदमात बने हैं, मुझे जो सदारती है जो इलेक्शन है उनसे दूर रखने की कोशिश की जा रही है, वो इसलिए क्योंकि मैंने डीप स्टेट को चैलेंज किया है, अमेरिका की डीप स्टेट को मैंने चैलेंज किया है। वो कहता है कि मैंने जंगों को ख़त्म किया है, मैं जंगों को ख़त्म करना चाहता था, मैंने अफ़गानिस्तान से फ़ौज निकाली है, जबकि जो अमेरिकन मिलिट्री थी वो कहती थी अभी और ज़्यादा हमें रुकना है अफ़गानिस्तान के अंदर। तो वो कहता है कि इसके पीछे इनका ये था कि जो हमारी डीप स्टेट है वो पैसे बनाती है इन जंगों से। जो बड़ी बड़ी आप कंपनी देखे जो इस वक्त लॉकहेड मार्टिन या बोइंग वगैरह, जो एक तो सिविल जहाज वगैरह वो बनाती है ना कंपनी, दूसरा जो ये फाइटर जेट्स वगैरह, तो वो कहते हैं कि इधर देखे बड़े बड़े उद्योगों पे ये डीप स्टेट के लोग ही बैठे हुए हैं, यानी कि उनकी मिलिट्री के लोग बैठे हुए हैं। तो कहते हैं कि ये हमारी एजेंसी ही नहीं चाहती और जो हमारी डीप स्टेट है वो ही नहीं चाहती जंगें ख़त्म हो, क्योंकि प्रॉफिट होता है। तो मैं इनके खिलाफ हूँ, इसलिए ये मेरे खिलाफ और मुझे नहीं आने देना चाहते सदारती इलेक्शन में, निकालना चाहते। इतनी यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतनी ऑनेस्ट किस्म की जो टक्कर देना है ना, वो खुल के अमरीकी 250 साल तारीख में किसी प्रेसिडेंट ने नहीं दी। इसलिए मैंने कहा था कि जो ट्रम्प है वो शहजादा है, वो लाडला है, क्योंकि उसे रोक नहीं पा रहे, जीतता हुआ वही नज़र आ रहा है, वो रिपब्लिकन्स का फ्रंट रनर है, और उसके मुकाबले में कोई भी अभी तक टिक नहीं पाया जो सदारती उम्मीदवार के लिए नामजद होने के लिए जो इलेक्शन लड़ने की मुहिम में थे, ये सबसे पहले नंबर पे आया रिपब्लिकन्स की तरफ से। और जो बाइडन है वो तो वैसे ही गजा वार में जो इसराइल के आगे लेट गया है, उसकी वैसे भी पॉपुलैरिटी गिर चुकी है। तो नेक्स्ट प्रेसिडेंट यही बनते हुए नज़र आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, अपनी डीप स्टेट से के अगेंस्ट, अपनी इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट लड़ने के बावजूद, जो कि अमेरिका की डीप स्टेट तो पूरी दुनिया के अंदर यानी कि हुकूमतें गिरा देती है, और अपना ही एक बंदा उनसे टक्कर ले बैठा है। खैर, अब जाते हैं दूसरी डेवलपमेंट की तरफ। मैंने कहा था पैरेलल इसी के साथ हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे। एक तरफ तो जो ट्रम्प है उसका ये कहना है कि जो नेटो मेंबर्स हैं वो पैसे नहीं लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो मैंने आपको कहा था कि एक परेशानी वाली होगी। परेशानी वाली क्यों? क्योंकि इस डेवलपमेंट से आपको मैं एंड में एक ये चीज़ बताऊंगा कि कहते हैं जो इंसान है बड़ी एक इंटेलिजेंट स्पीशीज़ है, कि जो मूवीज़ हॉलीवुड के उसके अंदर दिखाते हैं जी एलियंस जब हमलावर होते हैं दूसरे यानी कि सियारों से आके जो एलियंस आते हैं उनका इंसानों से इसलिए टकराव होता है क्योंकि इंसान बड़े इंटेलिजेंट स्पीशीज़ होते हैं। या दूसरे सियारों पे भी जो बनाते हैं इंटर गैलेक्सी किस्म की जो मूवीज़ है कि दूसरे सियारों को भी तबाह कर देते हैं, फलां फलां फलां, यानी कि बहुत ज़हीन इंसान को दिखाते हैं। लेकिन असल में इंसान कितना बेवकूफ़ है वो इस वीडियो के मैं कंक्लूजन में मैं आपको जो करके बताऊंगा कि यानी कि पहले इवेंट्स को आपस में रिलेट कर दूँ ना, पहला हो गया। अब ये दूसरा जो इवेंट है ना, इससे मैं आपको रिलेट करके बताऊंगा असल में इंसान कैसा बंदा है कि अपनी तारीख से कुछ नहीं सीखता, गलती से कुछ भी नहीं सीखता। तो जो दूसरी डेवलपमेंट हो रही है वो क्या है? वो ये है कि नेटो ने सर जंग के बाद से यानी कि 1980 की तिहाई के बाद से जब सोवियत यूनियन टूटा है, उसके बाद मुख्तलिफ रियासतों में बिखर गया है, जो छोटी ताकत रह गया है
तब से लेके अब के जाके इतनी बड़ी पैमाने पर वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है कि जब मैं आपको कुछ हैरानकुन दादोशुमार बताऊंगा, आपकी अक्ल भी दंग रह जाएगी कि कितनी बड़ी लेवल पे जाके मिलिट्री एक्सरसाइजेस नेटो ने इस वक्त लॉन्च किया है। और ये क्यों परेशानी का बायस होगा ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस वक्त मैं दादोशुमार आपके साथ शेयर करता हूँ कि कितने बड़े लेवल पे नेटो ने इस वक्त एक्सरसाइजेस को लॉन्च किया है। तो स्टेड फास्ट डिफेंडर 24 नाम की जो ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही है, जो कि मोस्टली यूरोप के ही हिस्से में होगी, इसमें एयर, लैंड और सी तीनों यानी कि अफवाज शामिल हैं और ये एक्सरसाइजेज करने जा रही हैं, जो कि 24 जनवरी को शुरू हुई हैं और 31 मई तक जारी रहेगी, 3 महीने से भी ज़्यादा अरसे तक। इतना बड़े लेवल पर यानी कि मोबिलाइजेशन हुई है ट्रूप्स की। ये एक लफ्ज़ आपने जहन में रखना है क्योंकि इसको मैंने एंड में बताना है कि इंसान की बेवकूफ़ी से, कि इतने बड़े पैमाने पे मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रुप्स हुई है कि 90,000 के करीब आर्म फोर्सेस के, जिसके अंदर एयरमैन, सेलर्स यानी कि नेवी के और जो इन्फेंट्री के, ये सब शिरकत कर रहे हैं। 90,000 पर्सनल है जो आर्म फोर्सेस की है। उसके अलावा जो इसमें इक्विपमेंट वो लेके आए हैं, जो इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है 1100 के करीब जो कम्बैट व्हीकल्स है। इसके अलावा जो इन यानी कि शिरकत कर रहे हैं मशकों में वो नेटो के मेंबर्स प्लस स्वीडन भी इसके अंदर शामिल है, क्योंकि स्वीडन के लिए भी टर्की ने एक वो की हुई थी, रुकावट पैदा की हुई थी, उसको नेटो का हिस्सा नहीं बनने दे रहा था। लेकिन अब उसने भी ये एग्रीमेंट कर दिया है कि ठीक है जी, नेटो का हिस्सा स्वीडन को बना दिया जाए। और खैर उसने शर्तें अपनी भी अंदर खाने मनवाई है कि मुझे F-35 त्यारे दिए जाए या F-16 त्यारे, उनकी वो हसूल के लिए इन दोनों में से जो उसे मिले उसने इसको रोक के रखा हुआ था, वो भी कंसेशन लेगा जो। लेकिन ये था कि तुर्की ने अभी तक रोक के रखा हुआ था, अब उसकी भी अप्रूवल दे दी है, तो आने वाले वक्त में जो स्वीडन है वो भी नेटो का मेंबर बन जाएगा। लेकिन अभी तक नहीं है। अभी जो एक्सरसाइजेज हो रही है उसमें मेंशन जो स्वीडन है उसको प्लस कह के मेंशन किया जा रहा है। तो 31 मुल्क नेटो के प्लस स्वीडन। तो मैं आपको मिलिट्री इक्विपमेंट्स का कह रहा था, 1100 के करीब ये कम्बैट व्हीकल्स हैं, जिनके अंदर 166 के करीब 166 टैंक्स हैं। उसके अलावा इसमें 533 इन्फेंट्री व्हीकल्स है, 417 जो है इसके अंदर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स है। और जो फिर आता है इसमें के जो जहाज़ है, जो बहरी जहाज़ है, वो 50 नेवल जूनियर वेसल्स इसके अंदर शिरकत कर रही है, यानी कि बहरी जहाज़ में 50 नेवल वेसल्स वो लेके आए हुए हैं। और जो बहरिया का एक जहाज़ होता है वो बनाने के लिए कितना सरमाया लगता है, कितना पैसा लगता है, वो आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। क्योंकि सबसे महंगी जो फोर्सेस में कोई है वो सबसे ज़्यादा यानी कि ख़र्चा नेवी का होता है। उसका जो ये जो होते हैं वॉर इक्विपमेंट्स होते हैं, ये भी सबसे महंगी होती है, यानी कि जो उनकी फ्रिगेट्स या ये जो एयरक्राफ्ट वगैरह कैरियर्स होते हैं, ये सबसे महंगी चीज़ें होती है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, डिस्ट्रॉयर्स है, फ्रिगेट्स है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी कि ड्रोन्स है, वो तक है। फिर इसमें F-16 त्यारे हैं, F-18 त्यारे हैं, F-35 त्यारे भी हैं। इतने बड़े पैमाने पे जाके जो नहीं है ये एक्सरसाइजेस हो रही हैं। हाँ, यहाँ पर मैं एक ये मेंशन ज़रूर कर देता हूँ, जैसा कि मैंने कहा था कि कोल्ड वॉर के बाद से इतने बड़े पैमाने पे नेटो की हो रही है। जो इससे पहले हुई थी इतने बड़े पैमाने पे, वो कोल्ड वॉर के दौरान ही हुई थी, यानी कि सोवियत यूनियन 1990 में जाके टूटा था, तो 1988 में 1988 में जाके इन्होंने एक रिफोर्जर के नाम से ही की थी मिलिट्री एक्सरसाइजेज नेटो ने यूरोप के अंदर। और उसके अंदर 1,25,000 के करीब आर्म फोर्सेज के जो लोग थे वो शामिल हुए थे। फिर जो एक और इन्होंने की थी वो 2018 में की थी, लेकिन उसके अंदर सिर्फ 50,000 के करीब लोग शामिल हुए थे। लेकिन सिर्फ लोगों की बात नहीं है, मिलिट्री इक्विपमेंट का इतने बड़े पैमाने पे इस्तेमाल ये इस बार बहुत ज़्यादा लेवल पे आगे हो रहा है। जो मैंने आपको दादोशुमार बताए, जो फैक्ट शीट है नेटो की, उसके मुताबिक ये एग्जैक्ट मैंने आपको बताए हैं। तो इतने बड़े पैमाने पे ये एक्सरसाइजेज हो रही है। आर्गूमेंट अब वो इसका क्या देते हैं कि आखिर किस वजह से हम ये कर रहे हैं इतने बड़े पैमाने पे। क्योंकि रशिया के प्रेसिडेंट ने तो अभी एक टकर कार्लसन को इंटरव्यू दिया है, मॉस्को इंटरव्यू, जिसका बड़ा चर्चा हुआ है। और जो वो राइटर और कमेंटेटर है टकर कार्लसन, जिसने इंटरव्यू लिया, उसके ऊपर भी बड़ा लगाया गया है कि इसका बायकॉट करो, इसने एक दहशतगर्द का क्यों इंटरव्यू लिया है, ये तो मासूम बच्चों को मारने वाला है।
उसके ऊपर तो वो कहते हैं कि पाबंदी जी लगाओ, लेकिन जो नेतन्याहू है इसराइल का, जो बच्चों को मार रहा है, औरतों को मार रहा है, किसी को नहीं छोड़ा, उसके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं आई, या उसके इंटरव्यू लेने पे। उधर तो एलॉन मस्क जाके गजा और फलस्तीन के अंदर देख रहे जी कैसे इसराइलियों के ऊपर जुल्म हो रहा है। खैर ये मुनाफिकत तो सभी को पता है। तो जो बात हो रही थी कि इंटरव्यू दिया, उसके अंदर उन्होंने सवाल हुआ क्या यूरोप का अगला हदफ होना है रशिया का अगर यूक्रेन ना होता है, तो वो उसके जवाब में क्लियर कट पुतिन ने बोला कि नहीं, मुझे यूरोप के साथ लड़ने में या उसके ऊपर हमला करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर तो ये बात होनी चाहिए कि यार जब पुतिन ने खुद ही कह दिया मुझे यूरोप के साथ लड़ने या नेटो के ऊपर हमला करने का कोई शौक नहीं है, तो फिर क्यों ये इतने बड़े पैमाने पे ट्रुप्स की मोबिलाइजेशन हो रही है। तो इसका जवाब में वो ये कहते हैं कि जी एक तरीके की ट्विटर के ऊपर या उनका जो भी सोशल मीडिया वगैरह वो यूज़ करते हैं कि एक मीम भी ये बनी हुई है कि जब तक क्रिमिनल किसी चीज़ का यानी कि ये ना कह दे कि हम ये चीज़ नहीं करेंगे, तो आपको फिर यकीन हो जाना चाहिए कि वो चीज़ उन्होंने करनी करनी। क्योंकि यूक्रेन का भी कहते हैं उन्होंने इसी तरह गारंटीज दी थी जब उससे जो थे उनके न्यूक्लियर वेपन्स लिए जा रहे थे। मैंने इसके ऊपर भी व्लॉग बनाया हुआ है कि यूक्रेन के पास पहले न्यूक्लियर वेपन था, दुनिया के तीसरे बड़े जो न्यूक्लियर एम्यूनेशन थे किसी के पास, यानी कि वो इसके पास थे, आर्सनल जो न्यूक्लियर आर्सनल थे वो यूक्रेन के पास थे। तो वो जब रशिया ले रहा था इससे वापस, तो उसने गारंटियां दी थी तेरे ऊपर कभी भी हमला नहीं होगा। तो वो कहते हैं कि रशिया ने तो उसके ऊपर भी काट दिया, तो कल को हमारे ऊपर भी ये काट देगा, तो इसलिए उसकी बात पे यकीन नहीं किया जा सकता। दूसरी बात वो कहते हैं कि अब यूरोप पे जब से यानी कि ये कोल्ड वार ख़त्म हुई है, और स्पेशली दूसरी जंग अजीम के बाद से यूरोप के अंदर इतने बड़े पैमाने पे किसी मुल्क के ऊपर किसी और मुल्क ने हमला नहीं किया। यूरोप के अंदर कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से इतनी बड़ी जंग मुसल्लत की गई है, उसके जवाब में हमारी तैयारियां करना ज़रूरी है। क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी ये बात कर रहा है और वो ख़ुद भी कहते हैं कि जो हमारी तैयारियां हैं वो वाकई ही पूरी नहीं है, और वाकई ही हम उतना बजट नहीं लगा रहे। उसका वो किस तरीके से यानी कि एतराफ़ करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की बात होगा कि उसके अंदर सच्चाई है। वो कहते हैं कि जो हमने कमिटमेंट्स की थी यूक्रेन के साथ असला देने की उनको के लिए, यानी कि हम इतने आर्टिलरी शेल्स देंगे, ये टैंक देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसका हाफ भी नहीं दे सके हैं वो। क्योंकि उनकी जो प्रोडक्शन है एम्यूनेशन की वो काम ही नहीं कर रही, वो फैक्ट्रीज काम ही नहीं कर रही, वो पैसा लगाना ही नहीं चाहते। मोर देन हाफ कहते हैं नेटो मेंबर्स तो अपना 1% नहीं जीडीपी का लगाते हैं अपने दिफा के ऊपर। हाँ कुछ कम कम वो कंट्रीज़ का कहते हैं, जैसे कि पोलैंड है, इस साल कहते हैं वो 4% अपना जीडीपी का लगाएगा, क्योंकि जो यूक्रेन के बाद है करीब वही है, 7 वही पड़ता है कि, और इसलिए उसने तो लगाना है। लेकिन मोर देन हाफ कहते हैं जी पैसे लगाते ही नहीं है। तो इसलिए ये जो ट्रम्प का दावा है कि पैसे नहीं दोगे तो नहीं करें, कहते हैं ये बात ठीक है, क्योंकि हम आधा भी एम्यूनेशन नहीं दे सके जितना हमने यूक्रेन से वादा किया हुआ था। दूसरी चीज़ फिर वो ये कहते हैं कि अगर यूक्रेन फॉल कर जाता है रशिया के हाथों, तो इससे जो रशिया की अज़ाइम है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक कार्ड्स की गेम होती है, पहला अगर गिरता है ब्लॉक तो फिर सारे इस तरह चेन एक रिएक्शन होता है, सबके सब ब्लॉक्स गिरते जाते हैं। तो रशिया भी इम्बोल्डेंड होगा और वो हमला करने की सोचेगा बाकी नेटो के ऊपर। तो इसलिए हमें अपनी तैयारियां शुरू करनी है, और इसलिए ये जो एक्सरसाइजेज हो रही है इसको पहले यानी कि जो शुरू किया गया वो नेवी के थ्रू किया गया। जो नेवल वेसल्स है उधर यानी कि जो ये यूरोप का साउथ है उसके अंदर एक्सरसाइजेज का आगाज़ हुआ उसके समुद्रों में। उसके बाद करते करते जो अगले 3 महीने हैं इसको फिर जो ईस्टर्न जो बॉर्डर्स है जो यानी कि रशिया के साथ लगते हैं, फिर जो लैंड के ऊपर इसको लेके आएंगे करते करते, यानी कि नेवी से शुरू करके एयर और फिर एंड में लैंड के ऊपर लेके आएंगे। और इसका मकसद क्या है उनकी एक्सरसाइजेज करने का, 2 चीज़ों की यानी कि वो टेस्ट कर रहे हैं। एक चीज़ वो कहते हैं कि वो वॉर गेमिंग कर रहे हैं रशिया के साथ, किसी भी फ्यूचर के कन्फ्लिक्ट को। वॉर गेमिंग क्या मतलब कि वो आर्टिफिशियली ये तस्वुर करते हैं कि एक कन्फ्लिक्ट अगर रशिया के साथ होता है तो हमारी तैयारियां कैसी होगी। इसके लिए एक तो वो वॉर गेमिंग कर रहे हैं, यानी कि प्लान्स बना रहे हैं कि इन केस रशिया हमला करता है तो हमने कैसे उसको रिस्पॉन्ड करना है। दूसरी चीज़ कि जो नॉर्थ अमेरिका से फौरी तौर पे ईस्टर्न यूरोप पे हमारी फोर्सेस किस तरह डिप्लॉय हम करेंगे। तो नॉर्थ अमेरिका से बाकी सारे इत्यादि अपनी फोर्सेस को ईस्टर्न यूरोप के अंदर रशिया के ख़िलाफ़ लाने के लिए जो वो हिकमत अमली है वो इसके अंदर वो ये बनाने में लगे कि इन केस अमेरिका ये कह देता है, जिस तरह यूक्रेन के ऊपर उसने कहा, हालांकि अमेरिका ने 3,000 के करीब अपने सोल्जर्स को भेज दिया था जो ये हमला होने से पहले ही जनवरी में उसने अपने भेज दिए थे 3,000 सोल्जर्स पोलैंड में कि उसको काउंटर करना है अगर रशिया ने
जो बॉर्डर पे फोर्सेस भेज दिया इन केस रशिया हमला करता है यूक्रेन के ऊपर। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन नहीं की। क्यों? क्योंकि बाइडन ने जवाब दिया, अगर जो अमेरिका के सोल्जर्स और रशिया के सोल्जर्स आपस में आमना सामना हो जाता है जो, तो ये तीसरी जो जंग अजीम है उसकी तरफ कन्वर्ट हो जाएगी। तो इन केस अगर उन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है, नाटो की और रशिया की, और यूएस फिर से ये आर्गूमेंट देता है कि अपनी लड़ाई खुद लड़ो, मैं तो पीछे से असला देता हूँ, पैसा देता हूँ, बाकी खुद लड़ो, क्योंकि अगर मैं आया डायरेक्ट तीसरी जंग अजीम हो जाएगी। तो वो अपने समझे कि फिर किसी के ना धोबी के कुत्ते ना घर के ना घाट के रहेंगे। और नाटो इस वक्त जो पोजीशन में है वो खुद एतराफ़ करते हैं, अगर रशिया हमारे ऊपर हमला करते हैं हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर अमेरिका साथ नहीं देता वो अमेरिका की गारंटी पे बैठे हैं, जबकि ट्रम्प ने एग्जैक्टली बता दिया पैसे नहीं दोगे मैंने नहीं करनी, मेरी तरफ से जाओ बाढ़ में। तो जो ट्रम्प है, और मैंने आपको ये भी बता दी वो अगला प्रेसिडेंट आ रहा है, इसलिए वो ये आर्गूमेंट दे रही है कि ये हमने करना ही करना है। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं कि इन केस यूएस हमें अबैंडन कर जाए तो हम किस तरह मुकाबला करेंगे। अब आते हैं उस पॉइंट की तरफ, मैंने आपको कहा कि बड़ी इंटेलिजेंट स्पीशीज दिखाया जाता है ह्यूमंस को हॉलीवुड फिल्मों में एलियंस के मुकाबले में। तो जो इंसान है वो किस कदर, वो मैं लफ्ज़ ये इस्तेमाल करने लगा था कि गधा है, लेकिन चले मैं ये नहीं करता, मैं कहता हूँ कि बेवकूफ़ है कि वो अपनी गलतियों से और माजी से सबक नहीं सीखता। किस वजह से? मैंने आपको क्या कहा कि प्यूटन ने कहा कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है यूरोप के साथ लड़ने में, नाटो के साथ लड़ने में। उसने अपनी गारंटी एक तरीके की दे दी है। उसको पता भी है कि अगर मैं इनके ऊपर हमला करूँगा, पहली बात पैसा इतना लगता है जंग के ऊपर, दूसरी बात है अमेरिका पीछे बैठा हुआ है और उसके अपने मसले भी है, मैं किस तरह लड़ूंगा। जो प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो उसके साथ नहीं लड़ना है चाहता है। लेकिन चल मान लेते हैं जो नेटो का आर्गूमेंट 2 मिनट के लिए कि जब वो कहते जी हमें तो अपनी टेंशन है, हमने अपना दिफा तो फिर भी करना है। मैं आपको बताता हूँ जो वर्ल्ड वार 1 शुरू हुई थी, मैंने 2 बार ये आपको कहा था कि लफ्ज़ ज़हन में रखना, ट्रुप्स मोबिलाइजेशन। वर्ल्ड वार 1 किस वजह से शुरू हुई थी? दो मुल्कों की आपस में लड़ाई शुरू होती है। पहले किसकी, जो ऑस्ट्रियन एम्पायर होती है उनका जो एयर होता है थ्रोन के लिए, जो यानी कि शहजादा होता है, वो जाता है बोस्निया में एक दौरे पे, वहाँ के जो दारुल हुकूमत है उधर उसको असैसिनेट कर देता है सर्बिया का एक नेशनलिस्ट। तो जो ये होता है ऑस्ट्रियन एम्पायर ये अल्टीमेटम देती हैं कुछ चीज़ें, यानी कि ये करो नहीं तो हम हमला कर देंगे। वो अल्टीमेटम नहीं पूरा होता सर्बिया की तरफ से, वो हमला कर देता है। अब जब ये दो मुल्कों की लड़ाई जा रही है, इसमें जो ये रशिया होता है उस वक्त वो अपनी जो ट्रुप्स है उसको मोबिलाइजेशन का हुक्म दे देता है, कहता है कि यानी कि हरकत में आ जो ट्रुप्स मोबिलाइजेशन का, इसलिए मैं लफ्ज़ कर रहा था। उस वक्त जैसे ही ये ट्रुप्स की मोबिलाइजेशन का हुक्म देता है, उसकी जो अफवाज है, चाहे वो बरी है, नेवी है, जो ज़मीनी है, वो यानी कि सारी फौजें ना हरकत में आ जाती हैं। वो आगे पीछे हरकत शुरू करती हैं कि जो बॉर्डर के ऊपर मूवमेंट्स होती हैं, सादा लफ्ज़ों में आप ये समझे। उसका क्या होता है, उसका सिग्नल ये लिया जाता है कि रशिया जो नहीं है अब हमला करने लगा है सर्बिया के ऊपर, क्योंकि वो इत्तेहादी होता है इसका ऑस्ट्रियन एम्पायर का। तो जो उसकी ट्रुप्स की मोबिलाइजेशन उसको जवाब लिया जाता है कि वो अब हमला करने लगा है सर्बिया के ऊपर, और जर्मनी इत्तेहादी होता है उसका सर्बिया का। तो वो इससे पहले कि वो हमला करता है, जो एक प्रोएक्टिव कहते हैं कि काउंटर करना किसी चीज़ को, जर्मनी इससे पहले कि वो हमला करता है, जर्मनी तसव्वुर करता है कि जो रशिया वो हमला कर देगा, जो जर्मनी है रशिया के ऊपर हमला कर देता है। इस तरीके से फिर एक के बाद एक मुल्क बीच में पड़ता जाता है। इतनी तबाही फिरती है, इतनी तबाही फिरती है। आप ये देखिए कि अभी सोशल मीडिया होने की वजह से गज़ा का हमारे सामने जो आ रहा है कि उनके ऊपर जो बमबारी हो रही है और कोई भी दुनिया खामोश नहीं कर रही। अब सोचिए वर्ल्ड वार 1 के अंदर कितनी यानी कि तबाही फिरी होनी है, कितनी हलाकतें हुई होनी है। बम तो नहीं देखता कि बच्चा कौन है, औरत कौन है, बुजुर्ग कौन है, उस वक्त तो कारपेट बमिंग होती थी। तो कितनी दुनिया तबाह हुई, कितने लोग मरे, यूरोप में कितनी भूख नंग गई, कितना कत्ल वग़ैरत हुआ, वो अब तारीख़ देखे तो अल्लाह ही माफ़ करे। तो एक छोटी सी गलती ने की, अब नेटो से वही काम कर रहा है। अभी दो मुल्कों की आपस में लड़ाई शुरू है, वो भी मस्ती इसमें यूक्रेन की है और उस यूएस की है। इसके ऊपर मैंने पूरा व्लॉग बनाया कि इनकी मस्ती क्यों है। उसके जवाब में रशिया मजबूर होता है कि इसके ऊपर हमला करने में, यूक्रेन के ऊपर। तो अब दो मुल्कों की लड़ाई जब जारी है, उसमें फिर इन्होंने इतने बड़े पैमाने पे एक हरकत कर दी है, ट्रुप्स की मोबिलाइजेशन ही ये कर दी है। तो जिसके जवाब में रशिया ये कहता है
कि जो नेटो का बनना है, यूएस ने तो इसको बनाया ही, इसकी जो चार्टर बनाया, इसकी मोबिलाइजेशन, यानी कि जो कुछ भी ये सारा नेटो का एक ढांचा खड़ा किया, वो तो किया ही लड़ने के लिए। जो जब ये एक्सरसाइज हुई उसके जवाब में जो रशियन ऑफिशियल्स हैं वो ये बोल रहे हैं, कहते हैं कि जो अमेरिका उसने इसको खड़ा ही दुनिया में जंगे करने के लिए किया था नेटो को। तो और साथ ही ये कहे कि ये हमारे सिक्योरिटी थ्रेट है, हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट है जो नेटो का इतने बड़े पैमाने पे जंगी मशक़ें करना, क्योंकि ज़ाहिर है जब ईस्टर्न यूरोप आएंगे वो तो बॉर्डर पे आ जाएंगे बिल्कुल उसके, रशिया के। तो इसलिए रशिया भी अब इसको, जिस तरह जर्मनी ने उसको थ्रेट के तौर पे लिया था, अब रशिया इसको थ्रेट के तौर पे अगर लेता है और वो प्रोएक्टिव हो गया, हमला कर देता है, फिर जो दुनिया किस तरफ जाएगी और क्या इसका बेड़ा गर्क होगा। यानी कि आप देख ले, ये इंसान इंटेलिजेंट स्पीशीज़ है या बेवकूफ़ है, सेम वही हरकतें करता है जो रशिया ने वर्ल्ड वॉर 1 शुरू करवाने के लिए की थी, वो अब नेटो का आ रहा है। दूसरी तरफ जर्मनी है, उसने अपनी एक फैक्ट्री है, राइन स्टील है, उसने $300 मिलियन का अपना एक पावर, यानी एक फैक्ट्री का प्लांट है, यानी कि उसने शुरू किया है एम्यूनेशन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। 2025 से वो शुरू, यानी कि कार का प्लांट लगना शुरू हो गया, जिसके लिए डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर और जर्मनी के जो चांसलर है इस वक्त की, उन्होंने उसकी इनॉग्रेशन की है। यानी कि नेटो ये भी दिखा रहा है कि हम इस प्लांट को ओपन करने के लिए, यानी कि बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो एक तरफ वो एम्यूनेशन बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ मोबिलाइजेशन हो रही है ट्रुप्स की। तो अगर ये उसी तरह का हमाकत होती है तो फिर इसका क्या नतीजा निकलेगा वो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। तो ये दो डेवलपमेंट्स की पैरेलल मैंने आपको कहा कि आपको लाजमी बताओ, इंटरनेशनल पता होना चाहिए कि दुनिया में भी क्या हो रहा है, क्योंकि आग अगर साथ वाले घर में लग जाए तो अपने तक आती ही आती है। उम्मीद करता हूँ इसके साथ आपको ये भी लाग पसंद आया होगा। अपनी दुआ में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।